नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे अपने। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। तो इसमें दे रखी है आत्मकथा। पहला जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? ये आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो 4 भागों में है। उसमें से एक भाग ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है? ये जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी क्वेश्चन मुश्किल से क्वेश्चन पेपर बनेगा जो कि आवारा मसीहा जीवनी ना पूछी जाए। कुछ ना कुछ इससे संबंधित बातें पूछते ज़रूर हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इतनी चर्चित जीवनी है तो इससे कुछ ना कुछ पूछेंगे ही, ठीक है। तो आवारा मसीहा जीवनी है। और किसकी जीवनी है? ये है शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा। और किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1974 ईस्वी में लिखी थी। और ये कितने भागों में है? ये है 3 भागों में है, जिसमें से है दिशहरा, दिशा की खोज और दिशांत। और दिशहरा जो दे रखा है इन्होंने पहला भाग, उसमें क्या दे रखा है इन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें है शरद चंद्र के बचपन की घटनाएँ हैं। और जो दिशा की खोज दूसरा भाग है उसमें है साहित्य जीवन और जीविका से संबंधित इनकी दे रखा। और तीसरा है देशांत, इसमें दे रखा है सामाजिक जीवन और उनकी साहित्यिक विधाओं के बारे में, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि जो शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, ये जीवनी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसे लिखने में कितना समय लगा था? 14 वर्ष लगे थे इसे लिखने में। और अगर पूछ लें इनका जन्म कहाँ हुआ था शरद चंद्र का, तो इनका शरद चंद्र का जन्म हुआ था देवांतपुर। आगे देखते हैं, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, ये क्या है? यात्रा साहित्य है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। मेरा परिवार, ये क्या है? रेखा चित्र है। ये किसका है? महादेवी वर्मा का। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए देखो। हमेशा क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, कि अगर मान लो इसमें ये आया तो अगली बार ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इनमें से कम लास्ट ईयर क्वेश्चनों में से बहुत क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चनों में से मिलते नहीं, बहुत मिलते हैं। और आधार भी पता चलता है इन क्वेश्चनों से। यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा क्या है? सिंहा अवलोकन है। और ये आत्मकथा जो है इनकी 3 भागों में है। मेरा जीवन प्रवाह, ये वियोगी हरि की आत्मकथा है। और मेरी जीवन यात्रा, ये है जानकी देवी बजाज और राहुल सांकृत्यायन, 2 की आत्मकथा है ये, ठीक है। और नीड़ का निर्माण, फिर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? वो था भैरव प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी। इसमें दे रखा आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। भुक्तिवाद भट्ट नायक का है, तो ये गलत है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और चारों जो हैं ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। रस से संबंधित एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी बातें जो ये ऐसे पूछी जाती हैं सब बताई मैंने उसमें। एक बार ज़रूर देख लेना मेरे कहने से। मेरा उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन आपका ज़रूर है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि जो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वैसे समास 4 होते हैं। 2 जो हैं तत्पुरुष समास के भेद है, जैसे कर्मधारय और कर्मधारय और द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है पहला पद। भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस है। तो भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? वीर रस है। वो किरात अर्जुनियम की एक उक्ति बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, सहसा विदित न क्रियाम, कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये पूछते हैं ये उक्ति किससे ली गई है, ठीक है। तो ये भारवी की रचना किरात अर्जुनियम से ली गई है। आगे देखते हैं, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रस की रीति की प्रधानता है?
तो वो है रीति, वैदर्भी रीति की प्रधानता है। अगर पूछे कि कौन सा रस है तो इसमें श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है, तो पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है तो ये बताइए, तो इसमें कौन सा है? द्विगु समास है। और दुरंगा में कौन सा समास है? दुरंगा में बहुब्री और तिरंगा में है द्विगु समास, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कन्फ्यूजन कर देता है बच्चों में। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अधिक पद दोष है, क्योंकि ज़रूरत न होने पर वाक्य में पद का प्रयोग करना अधिक पद दोष है। फाड़ी नख सब आतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे हंसी प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें स्थायी भाव है जुगुस्सा, और जुगुस्सा किसका? विभस्व रस का स्थायी भाव है जुगुस्सा। तो इसमें कौन सा रस है? विभस्व, मतलब गंदगी, मतलब बदबूदार कोई चीज़ और खून, ये सब मतलब उसमें आ जाए तो ये कौन सा रस होता है? विभस्व रस होता है। भयानक का भय है स्थायी भाव, विस्मय का निर्मित। अजियो तरियो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द से जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तब कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो मिलेगा तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सी सा से अगर वाचक शब्द हैं तो उसमें उपमा अलंकार होगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। अब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस दिए हैं? 8 दिए हैं, शांत नहीं दिया है। और इन्होंने ये नीचे रस सूत्र दिया है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रानस्पति को प्रतिपादित किया है। तो इसको किसने दिया है सूत्र को? तो इसको दिया है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में इस सूत्र को दिया है। इसमें इन्होंने स्थायी भाव को नहीं दिया। कुबले आनंद के रचयिता हैं, तो कुबले आनंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित हैं। द्रग ऊर्जा टूटुत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिय दही नई यह रीति में कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है, मतलब कारण कहीं कार्य कहीं होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। और ये किसका दोहा है? ये है बिहारी जी का दोहा। आगे देखते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं, तो मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं? 3 माने हैं। अगर मम्मट के अनुसार भी ना पूछे जाए और आपसे पूछे जाए काव्य में कितने गुण होते हैं तो 3 बताओगे, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ये काव्य के 3 गुण हैं। और अगर पूछें भरत मुनि और दंडी के अनुसार कितने होते हैं? 10 होते हैं। बामन के अनुसार भी पूछे गए कितने होते हैं काव्य के गुण, तो 20 होते हैं। तो बामन ने 10 तो काव्यगत माने हैं और 10 शब्दगत माने हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है। तो इसमें बताना कि कौन सा छंद होता है जिसमें 12 मात्राएं होती हैं, और मतलब पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे चरण में होती है 7 मात्राएं। तो वो कौन सा है? वो छंद है बरवे छंद। और छंद कितने होते हैं? 2, वर्णिक और मात्रिक। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, तो गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। और खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य में किसी नायक की, मतलब कोई विशेष व्यक्ति के किसी जीवन की एक घटना को, मतलब किसी एक घटना को जहाँ लिया जाए तो वो खंड काव्य होता है। और मुक्तक काव्य कौन से होते हैं? मुक्तक काव्य में जैसे घनानंद के दोहे हैं और बिहारी के दोहे हैं, ये मुक्तक में आते हैं। क्योंकि ये मुक्तक क्या है? मुक्तक का मतलब ये होता है कि जो मान लो एक दोहा लिखा तो उसका अर्थ स्वतंत्र अपने आप में निकल जाएगा। उसका ऐसा नहीं कि हम एक दोहे के लिए दूसरे दोहे को पढ़ना पड़ेगा उसका अर्थ समझने के लिए। एक दोहे से ही उस दोहे का अर्थ समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका अर्थ क्या है। तो अपने में मुक्त होते हैं सब एक।
ठीक है। और महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में कम से कम कितने मतलब खंड होने चाहिए, तो कम से कम 8 खंड होने चाहिए महाकाव्य में। और महाकाव्य एक किसी नायक या किसी विशेष व्यक्ति के मतलब पूरे जीवन चरित्र पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्वेद स्थायी भाव है, तो निर्वेद स्थायी भाव किसका है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक है। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय है। करुण के रस राजतत्व को प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, तो वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में भभूति ने कहा है, ये भभूति की रचना है, उन्होंने कहा एको रसो करुणा न कांता अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत है। तो ये अभिमत किसका है, ये है आचार्य भामा का। आचार्य भामा का मानना है कि जिस प्रकार एक स्त्री का मुख मतलब आभूषणों के बिना शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार कविता का मुख भी मतलब कविता भी अलंकारों के बिना शोभायमान नहीं होती। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। और खरोष्टी लिपि का विकास किससे हुआ है, अरमाइक लिपि से। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, ये पूर्वी की। तो आपने जैसे उपभाषाएं कितनी हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं, अब बोली कितनी है, 18 बोली हैं। 17 ऑप्शन हो तो आप 17 पे भी टिक कर सकते हैं। अवधी के अंतर्गत आती हैं मतलब अवधी पूर्वी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी में कौन कौन सी हैं, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं। बिहारी की हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी में है और मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती हैं, लेकिन इस टाइम जो 18 बोली हो रही हैं इसमें दक्षिणी बोली और शामिल की जा रही है, इसीलिए मतलब ये 6 बोली इसमें शामिल करेंगे तब 18 बोली होंगे, ठीक है। इसमें है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी और खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी। और खड़ी बोली को कर्कश बोली भी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा है, सूचीबद्ध। जो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता करना है तो आप इन्हें वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, तो आसानी से आपको पता चल जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किस में है, पराजय में उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, तो निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, कवयित्री। सही शब्द ये जो है बर्तनी शुद्धि वाले, ये शब्द ना ऐसे याद नहीं होते, आप जैसे देख के याद कर सकते हैं, इन्हें केवल लिखने से ही याद होते हैं। आप इन्हें क्या करोगे, 3-4 बार मतलब बीच बीच में कहीं बार आप लिख के इन्हें देख मतलब रिविज़न करते रहेंगे। और रिविज़न ज़्यादातर उनका करना कि जो पहले आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय है, वो सुश्रू है ना, शुश्रूषा, और एक कवयित्री, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैंने बहुत बार रिपीट देखे हैं, तो उनका बार बार रिवीजन करना, तो वो मतलब आपको एक हैबिट सी बन जाएगी उन्हें देखने में, क्योंकि लिखे हुए पता एग्जाम में सब एक से ही दिखाई देने लगते हैं कि कहाँ कमी है, बहुत जल्दी से समझ में नहीं आ पाती है। रिवीजन होता है तो वो जल्दी पकड़ पाते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, तो निम्नलिखित में सही वाक्य कौन सा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही है, क्योंकि ये इसमें दे रखा है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो अनेक जो शब्द है ये तो अपने में खुद में बहुवचन है, ठीक है। जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक प्राण बहुत पूछते हैं कि ये कौन सा वचन है इसमें, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है, परोक्ष है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो उज्ज्वल शुद्ध शब्द है इसमें से। निम्न जैसे उज्ज्वल है ऐसी महत्व है, महत्व में भी 2 आधा बनते हैं, इसमें भी आधा जय बनेंगे 2। इस तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना में दोनों मतलब आधे बनते हैं बीच के, तो मतलब कुछ याद करने की भी ट्रिक हो जाती है इनकी जब हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो तत्सम रूप इनमें से कौन सा है, अंधकार।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमी है, अरविंद, शतदल और सरसिज, ये किसके कमल के पर्यायवाची हैं? आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार। अब ये क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए, इसी क्रम में अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें अगर आपको विलोम याद करने हैं तो विलोम शब्दों को हमेशा पेयर बना के याद करना, ठीक है? आचार, अनाचार, इस तरह से मतलब एक साथ पेयर बना के याद करोगे तो अच्छे से याद होंगे, डाउन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? और जैसे मतलब कुछ मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम पिछली बार एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो एग्ज़ाम दिया तो ये मत सोचो कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं होगा। आप जो नए स्टूडेंट देखे बैठेंगे एग्ज़ाम में, उनसे तो आप बहुत आगे हो गए ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है तैयारी करना। जो नए स्टूडेंट होते हैं उनमें से बहुत कम होंगे कि मतलब जल्दी से तैयारी मतलब कर पाते हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट होते हैं जीनियस वही होते हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारी इतना पकड़ बना के रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जो गलती करते चले आ रहे हैं उनमें सुधार वो अपना इतना अच्छा कर लेते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन्हें कामयाबी मिल गई, ठीक है? इसलिए अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखो, एक दृढ़ संकल्प रखो। ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, भगवान सबकी इच्छा पूरी करे और सबको मंजिल मिले और सबको एक अच्छी सी जॉब मिले, ठीक है? थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अब सोच रही हूँ इसके साथ भक्तिकाल या आदिकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और लगातार करूँ, क्योंकि जैसे किसी मतलब जैसे आदिकाल भक्तिकाल किसी भी एक काल के क्रम वाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे, और ये तो मिक्सअप क्वेश्चन है सब, ठीक है?